डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको इक्टोकार्पस के बारे में बताना चाहेंगे। इक्टोकार्पस एक एल्गा है जो ब्राउन एल्गा है। इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को अगर हम देखें तो इक्टोकार्पस ये क्लास है इसकी फियोफाइसी। ऑर्डर इक्टोकार्पेस। फैमिली इक्टोकार्पेसी और इस जीनस का नाम है इक्टोकार्पस। सबसे पहले हम इस इक्टोकार्पस के बारे में जानेंगे कि इसके जनरल कैरेक्टर क्या है। ये देखिए, मैंने बहुत ही सरल सेंटेंस में बहुत छोटे छोटे से सेंटेंस बनाकर आपके लिए चैप्टर तैयार किया है कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकें। इट इज अ ब्राउन एल्गा, यानी ये ब्राउन कलर का होता है। इट इज फाउंड इन द सी वाटर, यानी कि ये जो एल्गा है ये एल्गा मैरिन एल्गा है, समुद्र के पानी में पाया जाता है। और ज्यादातर इक्टोकार्पस का जो थैलस है, ये जो जीनस है, ये हमको अटलांटिक सी में दिखाई देता है या पैसिफिक सी में दिखाई देता है। कहने का मतलब कोल्ड वाटर की ओर ये ज्यादा रहता है। अगर हम इसके फिलामेंट को देखते हैं तो इसका फिलामेंट कैसा है? इट इज मल्टी सेलुलर, इट्स फिलामेंट इज हाईली ब्रांच। देखिए, इसका ये जो थैलस है ये मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स हैं और ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। फिलामेंट कैसा है? हाईली ब्रांच्ड है। इसके दोनों साइड में लेटरल ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। ये पौधा हेट्रोट्राइकस ब्रांचिंग दिखाता है। ऐसी ब्रांच को हम हेट्रोट्राइकस ब्रांचिंग कहते हैं जब एक सिस्टम हमको ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे और दूसरा सिस्टम हॉरिजेंटल हो, यानी इसकी कुछ शाखाएं वर्टिकल ग्रो करती हैं और कुछ हॉरिजेंटल ग्रो करती हैं। जो वर्टिकल ग्रो करती हैं उसे हम कहते हैं इरेक्ट सिस्टम, और जो हॉरिजेंटल ग्रो करती हैं उसे कहते हैं प्रोस्टेट सिस्टम। ये सबस्ट्रेटम पर राइजोइड की मदद से चिपका रहता है, यानी कि इसके बेसल पोर्शन में यहाँ राइजोइडल सेल्स पाई जाती है। इसमें जो मेन पिगमेंट पाया जाता है, इसका जो ब्राउन कलर है वो क्यों है? कौन से पिगमेंट हैं जो इसमें पाए जाते हैं जिसकी सहायता से फोटोसिंथेसिस करता है और इसका ब्राउन कलर होता है? तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिन, जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथीन, इतने पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं, जिसमें फ्यूकोजेंथीन की मात्रा इसके पास सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए फ्यूकोजेंथीन डोमिनेट करता है और इसका कलर ब्राउन कलर हो जाता है। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो इसकी ये सेल वॉल है। प्रत्येक सेल वॉल ये 2 लेयर की बनी हुई होती है। जो आउटर लेयर होती है वो जिलेटिनस होती है, एल्जिन होती है, ये एल्जिन की बनी हुई होती है, और इनर लेयर सेलुलोजिक होती है। रिजर्व फूड मटेरियल इक्टोकार्पस के केस में मैनिटॉल होता है और लेमिनेरिन होता है। ये इनका रिजर्व फूड, लेमिनेरिन और मैनिटॉल इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है। इक्टोकार्पस में 2 प्रकार की स्पोरेंजिया डेवलप होती है। अगर हम इस पौधे को देखें, इसके थैलस को देखें, तो यहाँ हमको इसकी लेटरल ब्रांच से 2 प्रकार के स्पोरेंजिया डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। एक स्पोरेंजिया हमको दिख रही है जो यूनिलॉकुलर है, यानी एक चैम्बर है, इसे हम कहते हैं यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया। इधर दूसरी ओर हम देखते हैं ये कोन शेप की है
मल्टी सेलुलर है, क्यूबिकल सेल्स हैं, तो इस स्पोरेंजिया को हम प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया कहते हैं। ये मैंने आपको इक्टोकार्पस का सिस्टमेटिक पोजीशन बताया और ये जनरल कैरेक्टर बताए हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में इसमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, कैसी इसकी लाइफ साइकिल होती है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं इसका लाइफ साइकिल। इक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इसके जीवन में हमको दो स्टेज बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। एक थैलस जो इसके स्पोरोफाइट को दिखा रहा है, इधर दूसरा थैलस हमने दो बना के दिखाए हैं। ये गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट का मतलब होता है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इनके पास हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अब अगर हम इस स्पोरोफाइट की बात करें तो इसका ये इरेक्ट सिस्टम, अभी पहले मैंने बताया था कि इक्टोकार्पस हेटेरोटाइकस ब्रांचिंग शो करता है, प्रोस्टेट सिस्टम भी होता है और इरेक्ट सिस्टम। जो प्रोस्टेट सिस्टम होता है वो सबस्ट्रेटम पर फिक्स करने में मदद करता है, जबकि इरेक्ट सिस्टम ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसकी ये लेटरल ब्रांच और ये है स्पोरोफाइट इसका, यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो ऐसी स्थिति में स्पोरोफाइट की इस लेटरल ब्रांच पर हम देखते हैं दो टाइप की स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोरेंजिया हमको कोन के शेप में दिखाई देती है। इट इज कोन शेप्ड, इट इज मल्टी चैम्बर्ड क्यूबिकल सेल्स। ये सभी सेल्स कैसी हैं, यहाँ पे अंदर क्यूबिकल हैं और ये कोन शेप में है। इस स्पोरेंजिया को हम कहते हैं प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। प्रत्येक चैम्बर में जो न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वो धीरे धीरे मेटामॉर्फोज हो जाता है और फ्लैजिलेटेड बॉडी में बदल जाता है। इस फ्लैजिलेटेड बॉडी को हम कहते हैं जूस्पोर। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इक्टोकार्पस का जो जूस्पोर है ये यूनिसेलुलर है। देखिए एक ही सेल है, यूनिसेलुलर है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक ही न्यूक्लियस है इसके पास, एंड हैविंग टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला इसके पास है। कैसे फ्लैजिला है? एक फ्लैजिला हमको कैसा दिख रहा है, फीदर लाइक टिंसिल शेप्ड, और दूसरा फ्लैजिला कैसा दिख रहा है, V प्लस टाइप। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी कि इन केस ऑफ इक्टोकार्पस द जूस्पोर इट हैज two flagella which are originated from its lateral side। इसके lateral side से ग्रो करता है, और जो आगे की ओर होता है, जो स्पोर को आगे की ओर चलाने में मदद करता है, यानी तैरने में मदद करता है, इसे कहते हैं टिंसिल शेप्ड फ्लैजिला। और दूसरा फ्लैजिला जो छोटा सा है इसे हम कहते हैं V प्लस फ्लैजिला। और ये इस फ्लैजिला की साइज छोटी होती है। अब ये जूस्पोर पानी में तैरता रहता है, ये 3 से 5 घंटे तक पानी में तैरता है और फिर किसी सबस्ट्रेटम पर बैठ जाता है आकर और अपने फ्लैजिला को त्याग देता है। अब यहाँ पर ये नॉन फ्लैजिलेटेड हो गया। इसके बाद फिर इसमें 1-2 दिन बाद जर्मिनेशन शुरू हो जाता है और पुनः ये ऐसे स्पोरोफिटिक प्लांट को जन्म दे देता है। यहाँ हम देख रहे हैं कहीं भी मियोसिस नाम की कोई चीज नहीं हुई, यानी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। ये प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट थी, स्पोरेंजिया स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली है। जूस्पोर में भी डिप्लॉयड सेट्स क्रोमोसोम के हैं और डिप्लॉयड सेट्स वाला ही जूस्पोर फिर से ऐसे प्लांट को जन्म दे देता है। तो ये कैसा रिप्रोडक्शन है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी दूसरी ब्रांच पर हम देखते हैं कि ऐसी स्पोरेंजिया ग्रो कर रही है जिसमें एक ही लॉक्यूल है, एक ही चैम्बर है, मल्टी चैम्बर्ड नहीं है। ये गोल है और ये कोन शेप है। यहाँ जो ये स्पोरेंजिया बनी, इसमें जो सबसे पहला डिवीजन होगा यहाँ वो होगा रिडक्शन डिवीजन, जिसे हम मियोसिस भी कहते हैं। जब यहाँ
इस यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया की सेल्स में रिडक्शन डिवीजन होगा तो हर सेल बना देगी कितनी डॉटर सेल? 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पर जस्ट हाफ हो जाएगी, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन का रिजल्ट ही होता है हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये जो स्पोर्स बने हैं, इन स्पोर्स की संख्या 32 to 64 होती है। यानी अंदर कितने स्पोर्स बन रहे हैं? 32 to 64। और चूंकि इन स्पोर्स का फॉर्मेशन मियोसिस के बाद हो रहा है, इसीलिए ऐसे जूस्पोर को हम मियोजोस्पोर कहते हैं। यहाँ मियोजोस्पोर को अगर हम देखें तो इसके पास भी 2 फ्लैजेला है, वन इज फीदर लाइक, अदर इज वी प्लस टाइप, और ये भी मात्र आधा घंटे पानी में तैरता है। आधे घंटे बाद फिर किसी सबस्ट्रेटम पर सेटल डाउन हो जाता है और अपना फ्लैजेला त्याग देता है। और फिर देखिए जैसा स्पोरोफाइट है वैसा ही एक प्लांट बॉडी इसने बना दिया। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या इसके पास जस्ट हाफ है, तो जस्ट हाफ होने के कारण जिस बॉडी को ये जन्म देगा इसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं। मान ले एक गैमेटोफाइट ये बना है और दूसरा गैमेटोफाइट हम मान ले ये बना है। यहाँ पे हमने 2 गैमेटोफाइट प्लांट बनाए हैं जिनमें क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड है। इसकी लेटरल बॉडी पर भी हमको कोन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं और इन कोन लाइक स्ट्रक्चर को, इस स्पोरेंजिया को हम कहते हैं इस गैमेटेंजिया को हम कहेंगे प्लूरिलॉकुलर गैमेटेंजिया। अब देखिए यहाँ पर जो बना था, क्योंकि ये स्पोरोफाइट था तो स्पोरेंजिया बनी थी, और इस स्पोरेंजिया को हमने क्या कहा था? प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया। यहाँ देखिए ये गैमेटोफाइट है, तो यहाँ जो कौन से स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम कहेंगे प्लूरिलॉकुलर गैमेटेंजिया। अब प्लूरिलॉकुलर गैमेटेंजिया की प्रत्येक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म को अकुमुलेट करेगा और फिर गैमीट का फॉर्मेशन कर देगा। जब ये एक गैमीट ये है और एक गैमीट ये है, यहाँ पर दोनों गैमीट बिल्कुल सिमिलर शेप इन साइज, एक ही शेप है और एक जैसा ही साइज है, यानी कि बोथ आर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के समान हैं। ये दोनों गैमीट इस गैमेटेंजिया से भी निकल सकते हैं या इस गैमेटेंजिया से भी निकल सकते हैं। Nobody can say which one is male, which one is female। कोई नहीं बता सकता इसमें मेल कौन है और फीमेल कौन है। ऐसे 2 गैमीट आपस में आके एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों फ्लैजेला से एक दूसरे से उलझ जाते हैं और दोनों के बीच की ये टचिंग वॉल धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है। अब यहाँ पर जो अपना न्यूक्लियस, जो अपना सेलुलर कंटेंट दूसरे गैमीट को दे देता है, that will be considered as male, and which receives the cellular content that is the female। जो ग्रहण कर लेगी वो फीमेल होगी और जो न्यूक्लियस को दे देगा वो मेल होगा। दोनों के मिलने से बन जाता है ये जाइगोट। अब जाइगोट कैसा हुआ? इसके पास फिर 2n संख्या हो गई। देखिए यहाँ ये गैमीट थे आइसोगैमीट, यहाँ भी संख्या क्रोमोसोम की n थी, यहाँ भी क्रोमोसोम की संख्या n थी, और n जब मिलेंगे तो 2n का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यही जाइगोट फिर धीरे धीरे ये डेवलप करेगा और यही जाइगोट इस तरह जर्मिनेट करके पुनः स्पोरोफाइट को जन्म दे देता है। तो यहाँ हम क्या पाते हैं कि इक्टोकार्पस के केस में रिप्रोडक्शन 2 प्रकार से होता है, एक आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो हम पाते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 मेथड से होता है,
प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया के फॉर्मेशन से और यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया के फॉर्मेशन से। प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया आपने यहाँ देखी है और यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया यहाँ देखी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जनरली दो प्रकार का होता है, आइसोगैमी और एनाइसोगैमी। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जब दो समान गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं, सच फ्यूजन इज कॉल्ड आइसोगैमी। तो इक्टोकार्पस में कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है सेक्सुअल? आइसोगैमी। पहला ये आइसोगैमी है। अब दूसरी स्थिति ऐसी भी हो सकती है, बहुत सी स्पीसीज इसकी मोनोसियस होती हैं। मोनोसियस यानी मेल गैमीट फीमेल गैमीट एक ही गैमिटोफाइट से बनेंगे, यानी एक ही इस गैमिटेंजिया से मेल भी निकलेगा और फीमेल भी निकलेगा और दोनों की मार्फोलॉजी फिजियोलॉजी बिल्कुल एक जैसी होगी और ऐसे गैमीट को हम आइसोगैमीट कहेंगे। और इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को, इस प्रकार के गैमीट के मिलन को हम आइसोगैमी कहते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं, मान लें कि एक गैमिटोफाइट ये है और दूसरा गैमिटोफाइट ये है। यहाँ इस गैमिटेंजिया से छोटे छोटे गैमीट निकले हैं। लुक हियर, दीज आर स्मॉलर इन साइज, और यहाँ इसको देखते हैं, दिस इज लार्जर इन साइज। तो यानी इस गैमिटेंजिया से बड़ा गैमीट बन रहा है और इस गैमिटेंजिया से छोटा गैमीट बन रहा है। तो इसे हम फीमेल गैमीट कंसीडर करते हैं और इसे हम मेल गैमीट कंसीडर करते हैं। जो फीमेल गैमीट होती है ये लार्जर इन साइज है, दोनों मोटाइल हैं, यानी दोनों तैरने में सक्षम है, लेकिन अंतर क्या है? वन इज स्मॉलर इन साइज, अदर इज लार्जर इन साइज। वन इज मोर एक्टिव, अदर इज लेस एक्टिव। एक्टिव ये भी है, ये भी तैरेगी, लेकिन चूंकि इसके पास भार है, ये बड़ी है, तो ये धीरे धीरे तैरेगी, यानी ये लेस एक्टिव है और ये मोर एक्टिव है। अगर इस प्रकार के गैमीट का फ्यूजन आपस में होता है, देन सच फ्यूजन इज कॉल्ड एनाइसोगैमी। इन दोनों का जो मिलन होगा, और इस मिलन को हम क्या कहेंगे? यहां लिख देती हूं, एनाइसोगैमी। यानी कि पहला हमको मिला, यहाँ ये पहला हमको मिला आइसोगैमी, जब सिमिलर थे दोनों और दोनों में मिलन हुआ तो ये आइसोगैमी। और अगर फीमेल मेल छोटा है और फीमेल की साइज बड़ी है तो ऐसा जो फ्यूजन होता है इसको हम कहते हैं एनाइसोगैमी। ये मार्फोलॉजिकली भी डिफर हो सकते हैं और फिजियोलॉजिकली भी डिफर हो सकते हैं। तो एनाइसोगैमी में फ्यूजन दो डिसिमिलर मोटाइल गैमीट का होता है। यहाँ इक्टोकार्पस के केस में हमको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है, एंड दैट इज द क्लम्प फॉर्मेशन। यहाँ देखिए क्लम्प फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, एक फीमेल गैमीट को बहुत सारे मेल गैमीट ने घेर रखा है, पकड़ रखा है अपने आगे वाले फ्लैजिला से। जो आगे की ओर एंटीरियर फ्लैजिला है उससे फीमेल गैमीट को ये पकड़े हैं, और एक ही मेल गैमीट नहीं, बंच ऑफ मेल गैमीट एक फ्लैजिला से अपनी बैलेंसिंग करते हैं तैरने में, कि तैरते रहें, बैलेंस रहें वाटर की सरफेस पर, और दूसरे फ्लैजिला से फीमेल को पकड़े रहते हैं। अब ये मेल गैमीट आए ही कैसे फीमेल गैमीट के पास? तो फीमेल गैमीट फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले जब यहाँ से निकलती है तो फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले एक केमिकल सिक्रीट करती है, साइरेनिन इसे कहते हैं। साइरेनिन जब चारों ओर पानी में डिफ्यूज होता है तो ये मेल गैमीट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अब इनमें से कोई एक जो फॉर्चुनेट मेल गैमीट होगा, दैट गेट फ्यूज विद द फीमेल गैमीट, वो फीमेल गैमीट से फ्यूज हो जाएगा और जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। जैसे ही यहाँ मान लिया कि ये फ्यूज कर रहा है इसको जाके, तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ से केमिकल का सिक्रीशन बंद हो जाएगा, जो अट्रैक्शन क्रिएट हुआ था वो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो जितने भी रेस्ट बचे हुए मेल गैमीट हैं वो फीमेल गैमीट को छोड़कर फिर दूसरी फीमेल गैमीट के सर्च में यहाँ से दूर चले जाएंगे। तो इस कंडीशन को व्हेन वन फीमेल गैमीट is surrounded by
मेनी मेल गैमीट थ्रू देयर एंटीरियर फ्लैजिला, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्लम्प फॉर्मेशन। और चाहे जाइगोट ये इस विधि से बने आइसोगैमी द्वारा या एन आइसोगैमी द्वारा बने, जाइगोट बनेगा तो फिर जाइगोट 2 या 3 दिन के अंदर ही जर्मिनेशन शुरू कर देगा और फिर से नए प्लांट को बना देगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये प्लांट बॉडी इसकी, ये थैलस इसका स्पोरोफाइट है और ये दोनों हमको गैमेटोफाइट दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो इसका स्पोरोफाइट है और ये जो गैमेटोफाइट है वो था लुकिंग आइडेंटिकल। केवल अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया दिख रही है, यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा है। प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया और प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया एक जैसे ही दिखाई देते हैं और थैलस भी एक जैसा दिखाई देता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट के समान होता है और इस प्रकार की लाइफ साइकिल के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी आपसे यदि कोई पूछे कि इक्टोकार्पस में कैसा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है तो आपका आंसर होगा आइसोमॉर्फिक टाइप। यानी इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, आइसोमॉर्फिक, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आशा करती हूं कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और